हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये हमारी वेक्टर की 5th वीडियो है और इस क्लास में हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ए बी सी आपको कोई भी 3 वेक्टर्स गिवन हो, उसके बाद वेक्टर्स की एडिशन, डॉट और एंगल, इन 3 चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। एडिशन, डॉट और एंगल। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर्स की बात हो रही है तो या तो 2 वेक्टर्स की एडिशन गिवन हो, या इनकी डॉट, या इनके बीच का एंगल कोस थीटा। तो इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरह से, ये दोनों गिवन होंगे तो ये पूछेंगे आपसे, ये और ये गिवन होगा तो ये पूछेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये तीनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जो फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी इससे कनेक्ट होते हैं वो कौन सी होगी। मैंने आपको बताया था a प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, a वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b। ठीक है, इस तरह से आप इसको ओपन करते थे। a डॉट b को दोबारा हम लिखते थे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। तो इस तरह से 2 वैक्टर्स की एडिशन, उनकी डॉट और कोस के बीच में एक रिलेशन है। तो यहाँ से मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे, लेकिन हर बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, बट आइडेंटिटी हमेशा यही यूज होंगी। अगर 2 वेक्टर गिवन है देन 2 वेक्टर्स का स्क्वायर, 3 गिवन है तो तीनों का स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, आपने एक चीज़ का ध्यान यहीं पे यही रखना है कि आपको अगर वेक्टर्स की एडिशन गिवन हो या उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन हो, आपने क्वेश्चन हमेशा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से शुरू करना है। ठीक है, चाहे 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो चाहे 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर। तो सबसे पहले तो ये समझ लो भाई, जब 3 वेक्टर्स की एडिशन 0 है यानी ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी a वेक्टर ऑर्डर में, मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, a b और c भी ऐसे ऊपर की तरफ, तो अगर a प्लस बी प्लस सी वैक्टर आपकी एडिशन 0 है, दैट मीन्स देज आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे इसने खैर ये नहीं पूछा था कि ट्रायंगल होगा कि नहीं, बट ऐसे रिमाइंड करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डॉट में उसने कुछ वैल्यू पूछी है। तो अब आप समझ गए ना, एडिशन डॉट का रिलेशन कहीं गिवन है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपने क्वेश्चन की, हमेशा जो भी आपको एडिशन दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वैक्टर, इन तीनों की एडिशन 0 वैक्टर है तो इसका मॉडुलस भी किसके इक्वल होगा, इसके मॉडुलस के, यानी a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इक्वल टू 0 वैक्टर का मॉडुलस विच इज 0। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा मॉडुलस से लेके करनी है। अब मॉडुलस का क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी तो आपको स्क्वायर की ही ओपन करनी होगी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, उनमें आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है, वेक्टर गिवन हो या मॉडुलस गिवन हो, आपने स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करना है। उसमें अगर डॉट में रिजल्ट पूछा तो डॉट में निकल जाएगा। अगर यहाँ एंगल में वैल्यू पूछी होती जैसे कोस थीटा की या कोस बीटा की, तो a डॉट b को फर्दर a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, b का मैग्नीट्यूड इंटू c का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ बीटा, इस टाइप से आपने ओपन करना है। ओके, सो a मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस c मैग्नीट्यूड 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आपकी एज इट इज रहेगी a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ओके, नाउ a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, भाई मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 है तो स्क्वायर भी आपका क्या होगा 0। अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, इन सबको ऐड करके इधर ले आइए, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, इधर आएगा -14, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी -7। तो ये वैल्यू आपकी आएगी a वैक्टर डॉट b वैक्टर प्लस b वैक्टर डॉट c वैक्टर प्लस c डॉट a। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई -7। सो दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया, कंसेप्ट बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी देखो बच्चे,
ए बी सी कोई 3 यूनिट वेक्टर दिए हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब सीधी सी बात है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग वो 1 है। क्योंकि भाई ये यूनिट वेक्टर हैं तो स्टार्टिंग ही क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। आगे पढ़िए, ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है। समझ जाओ, अगर ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ अल्फा। अब क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो इसलिए मैं इनके मैग्नीट्यूड की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगी, 1। दैट मीन्स जब भी आपको यूनिट वेक्टर गिवन होते हैं तो आप यहाँ अलग से दिखा भी नहीं सकते, आप डायरेक्ट उसको 1 मान के चलो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। बी और सी का एंगल कौन है, बी। अब बी और सी भी कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर यूनिट हैं तो सीधा सा मान के चलो कि दोनों की डॉट कॉस ऑफ देयर एंगल। ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर्स की जो डॉट होगी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम डायरेक्ट। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1। इन द सेम केस आप बी और सी के साथ भी कर सकते हो, बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 एंड कॉस ऑफ द एंगल बीटा। सी मैग्नीट्यूड डॉट ए, सॉरी सी डॉट ए दैट इज कॉस ऑफ गामा। क्यों लिख रही हूँ कॉस ऑफ गामा, क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड 1 है और फॉर्मूला डायरेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन से देखो पढ़ा, ये निकल गया, इस कंडीशन से आपका ये फाइंड आउट हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है। मैंने आपको अभी यही समझाया था, मैग्नीट्यूड हो, डॉट में हो और कॉस में हो तो एक ही रिलेशन होगा। कभी ये दिया होगा ये पूछेंगे, कभी ये दिया होगा ये पूछेंगे, ठीक है। बट मोड में हमेशा वो कुछ ना कुछ आपको गिवन करेंगे, तो स्टार्टिंग आपने वही करनी है मॉडुलस के स्क्वायर से। तो आपको यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने 3 वेक्टर्स के मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी के मोड का स्क्वायर। और आइडेंटिटी आपको याद हो चुकी होगी, ए का मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ b इज आल्सो 1, मॉडुलस ऑफ c इज 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b की वैल्यू क्या है भाई, कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कॉस ऑफ बीटा, इसकी वैल्यू कॉस ऑफ गामा। ठीक है। ये सारे एक ही बिरादरी के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए, सारे एक ही बिरादरी। बिरादरी कौन सी, अभी जो मैंने क्लास स्टार्ट करते ही आपको बताया था, मॉडुलस डॉट और कॉस ऑफ एंगल। ठीक है ना, इनका सबका आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मॉडुलस का स्क्वायर ओपन करेंगे आइडेंटिटी वाला, ठीक है, आइडेंटिटी ओपन कीजिए, उसमें डॉट शामिल होगा, डॉट को ओपन करेंगे कॉस शामिल होगा, तो इनका ही आपने यूज करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 1 2 1 1 2 और ये आपका 3 प्लस 2, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा। 3 आपका इधर आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 2 डिवाइड में आ जाएगा दैट इज 1/2, तो यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/2 वैल्यू आ गई। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने हमसे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा पूछा था, उसकी वैल्यू 1/2 आ गई, वेरी गुड। बट अगर यही क्वेश्चन वो कह दे कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना, तो हमेशा आपने ध्यान रखना है तब स्टार्टिंग कैसे करनी है, जब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले या मिनिमम वैल्यू पूछ ले, तो जब आप ये मॉडुलस लेके चलते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी के मोड का स्क्वायर, उसी से तो आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, आपने करना क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम वाले केस में किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमेशा ग्रेटर और लेस वाली कोई आइडेंटिटी याद करनी है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर में कोई क्वेश्चन आपसे लेस देन या ग्रेटर देन वाला पूछा जाए, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए स्पेशल इन वेक्टर, देन ऑलवेज यूज एन आइडेंटिटी। तो सीधी सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मोड का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैं इसको रब करके यहाँ समझा रही हूँ, क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी
के मोड का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो सारा आपने यहाँ ओपन किया है बिल्कुल यहाँ एज इट इज आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चलेगा 0। तो यहाँ बिल्कुल जैसे कॉस अल्फा की वैल्यू थी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आपका जो कॉस गामा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी कि इसकी वैल्यू कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1/2 मिनिमम ही होगी ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको HW में मिलेगा जहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई होगी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की। तो आपने यही करना है, a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, उसके बाद इसको ओपन करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू आ जाएगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। ओके, सो ये आपका क्लियर हो गया। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप ना, a माइनस बी का मोड, a का मोड, b का मोड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। आपसे a और b का एंगल पूछ लिया। अब वही बात है, इसमें मॉडुलस गिवन है। यही क्वेश्चन एक बार चेंज हो के आया था, एंगल की बजाय a माइनस बी का मोड गिवन हो तो a प्लस बी का मोड आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चंस हैं। आपने करना क्या है, a माइनस बी का मोड दैट इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। स्टार्टिंग आपने यहीं से करनी है। फिर क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर की ही आइडेंटिटी है, हमने वही ओपन करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने किया a माइनस बी का मोड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी दैट इज इक्वल टू 1। a डॉट बी आना ही है। अगर एंगल नहीं पूछता तो a डॉट बी में कोई रिजल्ट पूछता तब भी आ जाता। अब अगर एंगल पूछा है तो इसको फर्दर आगे ओपन करेंगे। a का मोड b का मोड 1 गिवन है, 1 प्लस 1 माइनस 2। a डॉट बी हमने मान लिया कोस ऑफ थीटा। क्यों कोस ऑफ थीटा, अभी मैंने बताया था कि अगर a और b आपके यूनिट वेक्टर हैं तो उन दोनों की डॉट किसके इक्वल होगी, कोस ऑफ देयर एंगल। डायरेक्ट कर देना कोस ऑफ देयर एंगल, बिकॉज यहाँ पे a मॉडुलस b मॉडुलस लिखोगे वो तो 1 1 हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट याद करो कि अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगी कोस ऑफ देयर एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 1। नाउ 1 कैंसिल बाय 1, 2 cos of theta that is equal to 1 and cos of theta that is equal to 1/2 and theta is equal to cos inverse 1/2 and that is your answer। आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया। हर क्वेश्चंस में अब ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। जो आज आपको नोट्स की PDF सेंड करूंगी मैं इस वीडियो के साथ, उसमें आपके होमवर्क के क्वेश्चंस बीच में ही है। हर जो नोट्स की PDF मैं आपको सेंड करती हूँ ना, उनको अच्छे से ओपन करके पढ़ा करो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है बहुत मतलब नॉर्मल भी होती है, कॉमन भी होते हैं, कई बार क्लास में मैं नहीं बताती बट वो आपके नोट्स में हैं। ठीक है, नोट्स आपके बहुत ही अच्छे से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट और कुछ आपके होमवर्क में क्वेश्चंस होंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट आपको PDF की फॉर्म में आपके ग्रुप में भी मैं शेयर करती रहूँगी। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल आपने ध्यान से चलना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं है वो, एक्चुअल में एक रिजल्ट है, लेकिन D++B में इसमें एक क्वेश्चन बना था D++B में, और है वो आपका एक रिजल्ट। क्या, देखो भाई, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, सबको पता है। अगर मैं कहूँ दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करो तो आई थिंक अब सबको पता है कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझने लायक है कि अगर ए वेक्टर ये है तो दूसरा आपका को इनिशियल वेक्टर होगा ना, तभी तो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा। ये पॉइंट तो आपका कॉमन होगा, लेकिन डायरेक्शन देखो, ए वेक्टर इधर जा रहा है तो बी वेक्टर उधर जा रहा है, एंगल बीच में तब फाइंड आउट कर रहे हो आप। इस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है डायरेक्शन का, एक इधर है और एक उधर है। तो आपने निकाला था कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात हुई है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि D++B में आया था, वो इसी का ही कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट इसी में से फाइंड आउट किया गया है। समझो कैसे, कि मान लो ए वेक्टर आपके पास है A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है, और बी वेक्टर आपके पास है B1i प्लस B2j प्लस B3k। ओके, तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों की डॉट मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में ए का मोड यानी इसका रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इसका रूट आ जाएगा
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर। अब क्या करना है कि कोस थीटा जो रिजल्ट था वो ये था, क्वेश्चन ये था आपका कि अगर a और b कोई दो वेक्टर हैं, एनी टू वेक्टर, ये आपको गिवन है कोई भी दो वेक्टर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, और क्या पूछे गए थे उसमें बहुत सारे रिजल्ट थे। ठीक है, और एक रिजल्ट ये था जो अभी निकलेगा। ठीक है, समझो कैसे, दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, कर दी। यहाँ आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट नीचे है तो इनके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और साइड में है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड प्लस b3 स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ध्यान से समझो, कॉस ऑफ थीटा का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन 1, मॉडुलस लेस देन 1 है तो स्क्वायर तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर इसका स्क्वायर लेस देन 1 है और इसके स्क्वायर की वैल्यू कौन है, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी लेस देन इक्वल टू 1 है तो राइट भी आपकी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। यस और नो, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या करा हमने कि राइट साइड यानी जो हमारी a1 वाली b1 वाली है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 1 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो कंप्लीट होल स्क्वायर यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ चुका है, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था। अब इन चार ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ग्रेटर लेस कुछ इक्वल इस तरफ थे और एक फोर्थ ऑप्शन आपका ये भी था। समझ आ रही है बात कि अगर आपको सिंपल ये कह दें कि ए और बी दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से सिंपल हमने किया क्या, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल ली और ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या कह रहा है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 का होल स्क्वायर, पहले वाले उठा लो उनका स्क्वायर सम, फिर दूसरे b1 b2 b3 उनका स्क्वायर सम से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं क्वेश्चन में भी यूज़ करूंगी, लेकिन आप लोग गेस करना कि ये रिजल्ट मैंने कौन से क्वेश्चन में यूज़ किया है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसमें ध्यान क्या रखना है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये दो वेक्टर्स की डॉट है, तो कई बार मैं 1x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू 4 गिवन हो तो समझ जाना ये जो वैल्यू गिवन होंगी ना आपकी, ये 1 2 3 1i प्लस 2j प्लस 3k डॉट xi प्लस yj प्लस zk दैट इज इक्वल टू 4, एक्चुअल में ये गिवन होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर वेक्टर में कहीं मॉडुलस कोस का एक क्वेश्चन है और आपसे डायरेक्ट लीनियर में इस टाइप से पूछ लिया, दैट मीन्स ये कहीं दो वेक्टर्स की डॉट गिवन है। ठीक है, ये जस्ट एक मैंने हिंट दिया कि आपने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। बाकी ये रिजल्ट आपको समझ आ गया, इसको आपने लर्न भी करना है, कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर बच्चे आगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। आई थिंक एवरीवन कैन फाइंड दिस क्वेश्चन, बट फॉर अ फॉर्मेलिटी हम एक बार करके देख लेते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए डॉट बी कैसे करते हैं, आई वाले के आई के साथ प्रोडक्ट प्लस जे के साथ के की के के साथ, 3 इंटू में 1 दैट इज 3, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 4, 3 को 1 से करा प्लस 3 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड यानी इसके जो आई के कम आई जे के का साथ है आपके कोफिशिएंट्स 1 -2 और इनका 3, स्क्वायर सम 1 प्लस 4 प्लस 9 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 9 कहाँ से आया, बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल, वैसे ही मैंने बीच में डाल दिया क्वेश्चन कि हमारा पर्टिकुलर अगर एंगल भी पूछे तो किस टाइप से आपने करना है। नेक्स्ट, जैसे ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ए बी सी कोई भी 3 नॉन जीरो वेक्टर आपके पास गिवन हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए के डॉट बी के साथ करें
या ए के डॉट सी के साथ करें, दोनों आपके आंसर इक्वल आएंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो ज्योमेट्रिकली क्या आपको इंटरप्रिटेशन मिलती है, यानी कोई एक ऐसा वेक्टर जो दो अलग अलग वेक्टर के साथ डॉट करे तो आंसर सेम दे रहा है, विच इज ए। तो यहां से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो ज्योमेट्रिकली इन द सेंस ये वेक्टर पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करना है, जो भी कंडीशन आपको बच्चे गिवन है हमेशा वही उठा के चलनी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड या एंगल की तो कोई बात नहीं हो रही, राइट साइड को लेफ्ट में ले आइए। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी दैट इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से सिंपल सा आपको नजर आ रहा है, ए डॉट आपका कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी 0। अब देखिए अगर बी और सी कोई दो वेक्टर हैं तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक वेक्टर होगी। इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एक तो ये रिजल्ट आता है कि एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी माइनस सी पे, बट ये और वाला। तो फर्स्ट रिजल्ट और क्या आ सकता है, देखो ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, यानी अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एक केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई वेक्टर 0 हो, है ना। बट ए तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि गिवन है वो नॉन जीरो है। तो दूसरा क्या रिजल्ट आएगा, बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये भी हो सकता है कि बी माइनस सी क्या हो, 0 वेक्टर, यानी बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो आइदर दिस रिजल्ट और दिस रिजल्ट, ये ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, ज्योमेट्रिकल रिलेशन आपसे नहीं पूछेंगे, यहां तक गिवन होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये किसी के साथ दे दिया, ये अकेला दे दिया, फिर ये अकेला दे दिया, और एक ऑप्शन में ये दोनों साथ दे दिए। तो अगर कोई बच्चा सोचेगा ये देखने के बाद सिर्फ यही ठीक है, इसको टिक कर देगा, तो गलत हो जाएगा। इसके साथ आपने ये वाला रिजल्ट भी ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एबीसी आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन है सच दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर आल्सो सेम। क्या कंडीशन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड सेम है। और म्यूचुअली, यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका बता रही हूँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सा ये हुआ भाई, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है, 0। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एंगल निकालना है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, ए वेक्टर और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। तो हम मानेंगे हमेशा किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकाल रहे हो तो थीटा सपोज करके चलना। तो मान लो भाई कोस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू दोनों वेक्टर की डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हाँ भाई, यहाँ तक तो आई थिंक सभी समझ गए। आगे सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा शक्ल ऐसी लगती है इन क्वेश्चंस की, भाई हाँ पता नहीं कैसे घुमावदार से होंगे, क्या करना होगा, बट एंगल पूछे, डायरेक्ट एंगल का फॉर्मूला निकाल दो, जो कंडीशंस गिवन है उनको यूज कर दो। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ए के डॉट अंदर ओपन कर दीजिए, कैसे होगी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में ए मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखो ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए डॉट बी ए डॉट सी ये तो 0 होंगे बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए डॉट ए यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये है मेन पॉइंट कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसकी वैल्यू नहीं पता उसका स्क्वायर निकाल दो, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कई बार आप यूज कर चुके हैं आइडेंटिटी, इसको स्टार नाम दे दीजिए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए प्लस बी प्लस सी मॉडुलस स्क्वायर। ये तीनों बराबर हैं तो मैं इन दोनों की जगह भी मॉडुलस ऑफ ए पुट कर सकती हूँ। बी का मोड देख लो, तीनों इक्वल है ना, तो बी मोड की जगह भी ए का मोड, सी मोड की जगह भी ए का मोड मैं पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पुट कर दिया,
तो ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चे ये तीनों जीरो हो जाएंगे, क्यों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तीनों की डॉट आपस में क्या थी? जीरो। तो ये कंप्लीट जीरो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, जीरो, खत्म। ये हो गया 3 मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, √3 मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर है? तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है, √3 ए का मॉडुलस। अब ये वैल्यू आपने स्टार में पुट करनी है और यहाँ से cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू mod ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। पता है 0 क्यों कर दिए? क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। मॉडुलस ऑफ ए 0 ऐड करेंगे तो भाई यही नंबर रहेगा, तो एज इट इज लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू √3 मॉडुलस ऑफ ए। मोड ए का स्क्वायर, मोड ए के स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर बचा 1, तो थीटा आपका आ गया cos इनवर्स 1/√3। दैट इज योर आंसर। आपने अब ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो कि अगर कोई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनके मॉडुलस भी सेम है, तो इन तीनों की एडिशन के साथ अगर मैं ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालूंगी तो वो क्या आएगा? cos इनवर्स 1/√3। ओके, डन। लास्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस को अगर सम किया जाए तो वो सी वेक्टर के मोड के इक्वल आएगा। अगर वेक्टर्स को भी ऐड करें और वो भी सी वेक्टर के इक्वल आए तो बता दीजिए ए और बी के बीच में क्या एंगल है, क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, यानी ये किस तरह के वेक्टर हैं कि वेक्टर को ऐड करें तो वेक्टर के बराबर और अलग अलग मॉडुलस को ऐड करें तो मॉडुलस के इक्वल। ठीक है बच्चे, तो यहां ये चीज देखिए, लास्ट वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे। ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर का मॉडुलस। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी आपको मॉडुलस गिवन होगा सबसे पहले आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी वही करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए मोड बी मोड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? सी वेक्टर गिवन है। तो यहाँ पे भी अलग से कंडीशन क्या है उसको भी यूज कर लीजिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मैंने बताया था व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल देन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे भी यही होगा, दो वेक्टर्स, ये एक वेक्टर बन चुका है, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कंप्लीट ये वेक्टर बन चुका है, ये भी वेक्टर है। ठीक है ना, तो इनका मॉडुलस भी क्या होगा? सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब फिर से क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज देखिए, ए डॉट बी, हमें तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, है ना। तो ए डॉट बी की जगह मैं क्या लिखूंगी? 2 ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू में cos ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और ये वैल्यूज भी एज इट इज चलेंगी। यहाँ आपकी दो इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, तो इनकी लेफ्ट भी सेम होंगी बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट को सेम करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट को सेम कर दीजिए। जब लेफ्ट को सेम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज हैं, इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ, प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट इस लेफ्ट के इक्वल होगी। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इनवर्स का साइन जैसा लग रहा है बट ये वेक्टर का साइन बना रही हूँ मैं, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है भाई, मॉडुलस ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये क्या बचा भैया आपका, कहीं गड़बड़ कर दी हमने। ओ कोस ऑफ थीटा, इसके साथ कोस ऑफ थीटा नहीं लिखा, अदरवाइज मैं कहूँगी यदि इक्वल कैसे आ गए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में आपका क्या बच रहा है, ए का मोड, बी वेक्टर का मोड दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड इनटू में कोस ऑफ थीटा। ये वेक्टर का साइन है, जल्दबाजी में ऐसे लगा। तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। कोस ऑफ थीटा 1 है, तो कब होता है, जब कोस 0 डिग्री होता है, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री। और यही आपने चीज फाइंड आउट करनी थी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकले। तो चाहे आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन हो और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन हो, तब आपसे एंगल पूछा जाएगा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर अलग अलग आई जे के की फॉर्म में नहीं गिवन है, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा, देन आप फिर भी उससे थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये दो रिलेशन गिवन थे, दोनों में हमने क्या करा, स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयरिंग बोथ साइड करी तो दो इक्वेशन तैयार हुई। उन दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि राइट साइड आपकी सेम है, लेफ्ट सेम है। आपको ये क्वेश्चंस में कोई अब आपका फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि वेक्टर के ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए, एग्जाम में बैठ के ये ज़्यादा देर नहीं सोचना, क्योंकि अब आपको समझ आ गया मॉडुलस, डॉट और एंगल। अगर इन तीनों में कुछ भी आपस में एक बिरादरी का या दूसरी बिरादरी, मतलब एक ही बिरादरी के क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक या दो वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्केयरिंग बोथ साइड। मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, तब भी आपने मॉडुलस का स्केयर फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स गिवन है, तब भी आपने स्केयरिंग बोथ साइड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले एक कंसेप्ट जो मैं फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रूफ या थोड़ा सा उसको और बारीकी से बताऊंगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है, या फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, तो कंपोनेंट वर्ड यूज करेगा, नहीं तो क्या कहेगा, रिजॉल्विंग अ गिवन वेक्टर अलोंग और परपेंडिकुलर टू सम वेक्टर्स। रिजॉल्विंग भी डाल सकता है या कंपोनेंट भी डाल सकता है, ये अलग अलग चीजें हैं। एक बात समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर आपको दूं तो ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट अगर यहीं पे मैं प्रोजेक्शन की जगह लगा दूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो ये एक्चुअल में वो कंपोनेंट ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो किस तरह से आपने मैनेज करना है। और आपको पता है यही फॉर्मूला किसका है, कंपोनेंट का भी, और यही फॉर्मूला किसका है, रिजॉल्विंग का भी, ठीक है ना, ए ऑन बी या ए अलोंग बी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से अब जैसे इसमें मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इसका प्रूफ करवाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा वेक्टर को और समझेंगे एक दो पॉइंट्स को। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि एक वेक्टर यहाँ जा रहा है और एक बी वेक्टर आपका यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा गिवन है। आपने बी वेक्टर को ए वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व किया, रिजॉल्विंग पार्ट मतलब बी वेक्टर में बी पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके दो पार्ट बन रहे हैं, ओ एम और एम बी। ओ एम जो पार्ट है ना, वो ओ बी की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, या ये कहो ओ ए के अलोंग। समझ आ रही बात? ऑन ओ ए में और अलोंग ओ ए में यही है। ओ बी की अगर प्रोजेक्शन अलोंग ओ ए देख रही हूं तो क्या है, ओ एम। ओ एम आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ओ बी अलोंग ओ ए, या आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, रिजॉल्विंग ओ बी वेक्टर अलोंग ओ ए, तो आपका वो क्या वैल्यू है, ओ एम। ठीक है, अब एक बात समझिए, ओ एम वैक्टर आपको निकालना है। ओ एम वैक्टर क्या होगा, कोई भी वेक्टर जिस लाइन ऑफ सपोर्ट के अलोंग जा रहा है वो कैसे निकलेगा, आपने ओ से लेके एम तक निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो आपका ओ एम रहेगा, बट ओ एम किसके अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से समझिए, जैसे एक ही लाइन है, इस लाइन पर मैं दो तीन पॉइंट लिख दो, ओ एम, ओ एन, ओ ए, ओ बी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं
ये पूरी जो लाइन है बी हटा दो, चलो बी ऊपर था कंफ्यूजन, ये जो पूरी लाइन है वो ए वेक्टर है। आपने ओ एम निकालना है, ओ एम वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, ओ एम मैग्नीट्यूड को किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ओ एम को मल्टीप्लाई करेंगे ए की यूनिट वेक्टर से। ठीक है, मुझे ओ एन वेक्टर निकालना है ओ से एन तक, क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी अपनी डायरेक्शन हो, अपना मैग्नीट्यूड हो। अगर मैं ओ एन वेक्टर की बात कर रही हूँ दैट मीन्स ओ से लेके एन तक, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट ये हो और टर्मिनल पॉइंट ये हो, है ना। तो ओ एन वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ एन वेक्टर आपका आएगा कि ओ एन को मल्टीप्लाई कर दो जिसकी डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी ए के यूनिट वेक्टर के साथ। बात समझ आ गई। और यही आपके पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ ओ बी अलोंग ओ ए, यही आपके पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ ओ बी अलोंग ओ ए वेक्टर, या ये कहो कि ओ बी वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया अलोंग ओ ए वेक्टर के साथ। तो ये आपका वर्ड किसी भी तरह चेंज हो सकता है। समझ गए हो। चलो ज़्यादा प्रूफ नहीं करवाया, बट मैंने नोट्स में इसका प्रूफ अच्छे से समझा दिया। आप लोग पढ़ेंगे तो उसको ज़रूर समझना, कोई डाउट हो तो फिर बाद में क्लियर करेंगे, बट उसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है, अच्छे से और माइंड में क्लियर हो जाएगा। बाकी हिंट मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, मूव करते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख ही रहा है, ठीक है। ये सिर्फ यही समझाना था कि कोई पॉइंट, कोई कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है किसी वेक्टर के अलोंग, तो कैसे करते हैं भाई, उस वेक्टर में जो भी आपकी लेंथ है मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। इसको डीपली नोट्स में से पढ़ लेना। दूसरा मेन ये समझाना था कि कंपोनेंट, रिजॉल्विंग, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में क्या आपस का रिलेशन है। चलिए इस क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो भाई, पढ़ा आप लोगों ने सब कुछ ये, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। मान लो मैंने आपको स्केलर प्रोजेक्शन का नहीं बताया, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने प्रोजेक्शन पढ़ी थी, समझी थी, तो मैं कहूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहूँ जितना सिलेबस, जितना कंसेप्ट आपकी बुक में है, सिर्फ उसी में से क्वेश्चन बनेगा। स्केलर प्रोजेक्शन अगर आपने नाम नहीं भी पढ़ा तो भी एग्जाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भाई, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने अभी बताया था, प्रोजेक्शन होती क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसको आप एक बार थोड़ा ध्यान से स्टडी करें, ऊपर भी डॉट है और नीचे मैग्नीट्यूड है। जब दो वेक्टर की डॉट होती है तो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी बाहर निकलती है, और जब वेक्टर का मॉडुलस होता है तो भी वो क्या होती है, स्केलर, हाँ या ना। तो यानी ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। जब दोनों ही स्केलर है तो इसको प्रोजेक्शन कह लो या इसी को क्या कह लो, स्केलर प्रोजेक्शन। क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला ये बताया था, प्रोजेक्शन वेक्टर, उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था कि क्या करना है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, साथ में बी वेक्टर मल्टीप्लाई में। ये स्केलर बट ये तो वेक्टर मल्टीप्लाई में है, तो ये कौन सी प्रोजेक्शन है, वेक्टर वाली प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन का नाम नहीं दिया था, बट आंसर तो देखो स्केलर निकल रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। समझ आ गई बात? तो डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें वही हैं। तो वही अब हो गया क्वेश्चन आसान। स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है, सॉरी स्केलर प्रोजेक्शन गिवन है, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज दैट, इज मतलब इक्वल दैट। अब समझो, जब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हो तो जिसके ऊपर निकाल रहे हो वो नीचे आएगा ना, ऑन बी, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे, तो भाई ऑन द वेक्टर दिस, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो सबसे पहले यही निकालेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स आई माइनस जे प्लस के ऑन द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 5k। तो क्या कहता है फॉर्मूला, दोनों की डॉट कर दें, डॉट करके डायरेक्ट लिख दूं, तो ये 2x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड या इसका, ऑन दिस है ना, ऑन दिस, तो जिसकी है ऑन इसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर ये 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25। और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1/√30, दैट इज गिवन।
ओके अगर यहाँ स्केलर प्रोजेक्शन की बजाय वेक्टर प्रोजेक्शन वर्ड लिखा होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, तब यहाँ पे वैल्यू नहीं कोई वेक्टर गिवन होगा और तब भी क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर होगा। जब दो वेक्टर बराबर होंगे तो आई जे के कंपोनेंट को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो वहां से आपका एक्स वाई जेड या लैम्डा या पी क्यू आर जिस मर्जी की उसने वैल्यू पूछी होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चंस की जड़ को समझना है, क्वेश्चंस याद नहीं करने कि आपने 100 क्वेश्चंस याद कर लिए, 200 क्वेश्चन याद कर लिए, नहीं। एक जैसे क्वेश्चन पे पता नहीं, एक मतलब बिरादरी वाले होते हैं ना कि मोटा आपने हिसाब समझ लिया, अब उससे आप कितने भी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्केलर से वेक्टर का निकल जाएगा, यहाँ उसने एक्स वाई जेड ही पूछना है, ऊपर उसने कोई कंडीशन गिवन करनी है, हर बार यही होता है, कंडीशन क्वेश्चन, कंडीशन क्वेश्चन। क्वेश्चंस में आपको कंडीशन गिवन है, आपको उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए सभी बच्चे, 25 + 4 आपका 29, 130 रूट ऑफ 30 आ गया, रूट 30 से रूट 30 आपका कैंसिल, 5 + 1 6, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -6 और x की वैल्यू हो गई -3 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, आई थिंक क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट मूव करती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखो 2x + 1 + 5 ये आपका 6 था, इधर 1 भी तो पड़ा है, हमने ये मिस कर दिया, मैंने वहाँ 0 समझ के उसको वहाँ लेगी, ये गलती एग्जाम में भी हो जाते हैं, ध्यान रखना इसका। 2x + 5 + 1 6 इक्वल टू क्या है 1, तो 2x = 1 - 6 यानी -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 एंड दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यस क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जिस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है वो मैंने आपका रिजल्ट यहाँ दिखाया हुआ है। क्या है रिजल्ट कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको ये बताया जाए कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ध्यान से समझिए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, तो क्या रिलेशन रहेगा। अगर एंगल एक्यूट है तो दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी, और ऑब्ट्यूज है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है ना, जैसे कि पॉजिटिव लोग क्या रहते हैं, क्यूट, ठीक है, तो क्यूट है तो भाई एक्यूट। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है तो बड़ा इजी सा रिजल्ट है, बट एग्जाम तक इतने सारे रिजल्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ रिजल्ट आप अपना टिप्स से भी याद रखना। पॉजिटिव लोग हमेशा क्या होंगे, क्यूट होंगे, यानी जब भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, दैट मेक एन एक्यूट एंगल, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर एक्यूट एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव रही होगी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की। ए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसकी वेरिएबल हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंस थीटा आपके पास क्या है, एक्यूट है, देयरफॉर ए डॉट बी वेक्टर क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ए डॉट बी इनकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए, एक्स को मल्टीप्लाई करा x + 1 के साथ, x - 1 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करा a के साथ, एंड दैट इज इक्वल ग्रेटर देन 0। सॉल्व कीजिए इसको, x² + x + x - 1 + a दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, x² + 2x, इसको मैं a - 1 बना के लिख रही हूँ, कांस्टेंट है पूरा ब्रैकेट में लिखा, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए x में एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, क्योंकि x की हायर पावर क्या है, 2 है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास रिजल्ट है ये कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यूज कर रही हूं मैं। क्या है रिजल्ट कि अगर ax² + bx + c, ax² + bx + c कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी x को आप कुछ भी यहाँ पुट कीजिए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। किस केस में रहेगी, इफ आपका क्या केस होगा, या अगर पॉजिटिव है सॉरी, देन रिजल्ट क्या रहेगा, आपका a पॉजिटिव होगा और d क्या होगा, नेगेटिव। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट,
यानी अगर ए पॉजिटिव है तो डी क्या रहे, डी नेगेटिव के केस में ए पॉजिटिव हो तो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब दोबारा एक बात और सुनो, अगर डी नेगेटिव ही है और ए आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव, तब ax² प्लस bx प्लस सी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है बच्चे। अगर डी नेगेटिव ए पॉजिटिव देन क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, यानी दोनों डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के केस चलेंगे। डी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, डी नेगेटिव ए नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक, उस टाइम इसका मतलब क्या चल रही है, नेगेटिव। तो ये सारे आपस में क्या होंगे, कनेक्ट। तो हमारा तो ये वाला रिजल्ट चल रहा है, अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है और आपका ए भी पॉजिटिव है तो आपका डी क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो ए मतलब x² का कोफिशिएंट विच इज पॉजिटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज b क्या था, x का कोफिशिएंट, b मतलब 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यहाँ लिख देते हैं इसको, b क्या है 2, a कितना था 1 और c कितना है आपका a माइनस 1, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या रहेगी, b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब a माइनस 1, और ये आपका क्या चल रहा है, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 4a माइनस अंदर गया प्लस 4 दैट इज लेस देन 0। 4 प्लस 4 8 माइनस 4a प्लस 8 लेस देन 0, माइनस 4a प्लस 8 लेस देन 0, यानी आपका माइनस 4a लेस देन माइनस 8। लेस के दोनों तरफ जब माइनस साइन होगा तो जब आप एक और माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो साइन, लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। तो यहाँ का मतलब हुआ कि 4a ग्रेटर किससे है, 8 से। 4a 8 से ग्रेटर है, दैट मीन्स a किससे ग्रेटर हुआ, 8/4, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई, 2। तो ये आपका आंसर रहेगा, a आपकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 2। तो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, a लेस देन 2, a ग्रेटर देन 2, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज योर a ग्रेटर देन 2। ओके बच्चे, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।